हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर बायोलॉजी लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने उस दिन पढ़ा था। आज उस स्ट्रक्चर के अंदर जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं उन एक एक ऑर्गेनल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, राइबोसोम और बहुत सारे ऑर्गेनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जनरली अगर आप जानते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये इसी के अंदर पूरे सेल की एनर्जी स्टोर रहती है और ये पूरे सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसका पता कैसे लगाया गया। तो रुडोल्फ कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसी इंसेक्ट के मसल सेल में देखा था। किन्होंने देखा था? रुडोल्फ कोलिकर ने 1880 में देखा मसल सेल के अंदर। फिर उनके बाद आए सी बेंडा। जब इन्होंने देखा तो इसका नाम कुछ नहीं पता था, बस इन्होंने देखा कि कुछ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं उसके इंसेक्ट के मसल सेल में। फिर सी बेंडा आए 1897 में। उन्होंने इस ऑर्गेनल को नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद 1904 में एफ म्यूज आए, जिन्होंने फिर किस प्लांट में, निम्फिया प्लांट में फिर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरली डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन एक होती है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे मुड़ के अंदर ही इन्वेजिनेट होके, ये देख रहे हैं इन्वेजिनेट होके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, उंगली के समान संरचना बनाती है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? क्रिस्टी या ट्यूबुली। अगर ये एनिमल सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल में प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक की बात हम कर रहे हैं, एनिमल और प्लांट दोनों की बात करेंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो एनिमल सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है तो उसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको क्रिस्टी कहते हैं। और प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है उसमें जो क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको ट्यूबुलाई कहते हैं। और इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस फ्लूइड को कहते हैं मैट्रिक्स। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया जनरली लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है। और इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसको क्रिस्टी या ट्यूबुलाई कहते हैं। अब इस ट्यूबुलाई या क्रिस्टी में ढेर सारे F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। टेनिस रैकेट लाइक स्टार्क बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इस क्रिस्टी पे प्रेजेंट होते हैं या इस ट्यूबुलाई पे प्रेजेंट होते हैं। के बाद अगली बात आती है, अब ये जो ऑक्सीसोम का जो हेड पार्ट होता है, ये स्टार्क लाइट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप के होते हैं। कौन? ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल जिसको कहते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये इसके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं, जो मुड़ के एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, और हम उसी को कहते हैं क्रिस्टी या फिर ट्यूबुलाई। ये इसी में प्रेजेंट होता है F1 पार्टिकल। ये क्या करता है? इसके हेड पार्ट में होती है एटीपी की सिंथेसिस। इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एटीपेज। एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जिससे एटीपी की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को इनिशिएट करने के लिए जितने भी एंजाइम जरूरी होते हैं वो सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्लेवोप्रोटीन, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ईटीसी। ये सब कहाँ होते हैं? इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इम्बीडेड होते हैं। अब
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आई होप आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसमें 3 स्टेप होती है। पहली होती है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी होती है क्रेब्स साइकिल और तीसरी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो तीसरे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, साइकिल में मूव करते हैं और उनके मूवमेंट से एनर्जी निकलती है और वही एनर्जी फिर एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, स्टोर होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, उसको हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जितने एंजाइम रिक्वायर होते हैं वो सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है, जो इसका लिक्विड पार्ट फ्लूइड पार्ट होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें क्रेब्स साइकिल और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के भी सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया ना, सेलुलर रेस्पिरेशन में 3 स्टेप होती है, पहली ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी क्रेब्स साइकिल और तीसरी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एंजाइम होते हैं और क्रेब्स साइकिल में जो एंजाइम होते हैं, दोनों एंजाइम की रिक्वायरमेंट जो होती है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं, उसके इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बनी किस चीज की होती है, तो कंपोजिशन इसका देख लीजिए, 65 to 70% प्रोटीन होता है इसमें, 25% फास्फोलिपिड होती है, 5% आरएनए होता है और स्मॉल अमाउंट जो है डीएनए का होता है। अब बात आई सेल के न्यूक्लियस में, तो डीएनए प्रेजेंट होता है, मैंने उस दिन बताया था, लेकिन सेल के न्यूक्लियस के अलावा भी 2 ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनमें डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल हैं जिनके अंदर अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल हैं। अब आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये तो देख लिया, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, आरएनए और डीएनए। अब इसका डीएनए कैसा होता है, इसका डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और कैसा होता है, एकदम बैक्टीरियल डीएनए के सिमिलर होता है। जैसे बैक्टीरिया का डीएनए होता है सेम उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का भी डीएनए होता है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड। इसमें राइबोसोम की बात कर लें तो 70S राइबोसोम और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हुआ, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम और सिंथेसाइजिंग एंजाइम भी प्रेजेंट है। मींस ये जो ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमिक बॉडी कहते हैं। ऑटोनॉमिक बॉडी मींस जो जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल हो, वो अपने से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सके। इतनी सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमिक बॉडी भी कहते हैं, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसका डीएनए जो होता है वो किससे मैच करता है, प्रोकैरियोटिक सेल से या बैक्टीरियल सेल से मैच करता है, इसलिए इसको एंडोसिम्बियंट कहते हैं। एंडोसिम्बियंट अगर आप जानते हो, एंडोसिम्बियंट उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव करते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई एक बैक्टीरिया आके सर्वाइव कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, कोई एक सेल है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया आके सर्वाइव कर रहा है, ये उस सेल से अपना न्यूट्रिशन लेता है और अपना न्यूट्रिशन उस सेल से लेता है, उसके बदले में उस सेल को भी कुछ देता है। मान लीजिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कोई है, ये दलहनी फसलों के जड़ों में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, उसकी जड़ में प्रेजेंट होता है, फसल की जड़ में प्रेजेंट होगा और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करके इस प्लांट को देगा और इस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये क्या है, बैक्टीरिया से मैच करने के लिए इसका जो जितनी सिमिलरिटी है वो किससे मिल रही है, बैक्टीरिया से मिल रही है, इसलिए इसको एंडोसिम्बियंट भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। इसके पीछे की कहानी है, ये कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया था, ये पहले प्रोकैरियोटिक सेल थी, ये पहले कोई प्रोकैरियोटिक सेल थी, वो किसी सेल के अंदर सरवाइव कर रही थी और उस सेल के अंदर सरवाइव करते करते वो सेल से, ऐसे तो फैगोसाइटिक सेल होती हैं जो सेल को खा जाती हैं, तो ये उसके अंदर चली गई। ये उनका मानना है कि ये क्या हुआ, फैगोसाइटिक सेल थी बड़ी वाली कोई, वो ये प्रोकैरियोटिक सेल को खा ली और ये किसी तरीके से अपना बचाव करके उसमें उस सेल के अंदर भी सरवाइव कर गई। तो बाद में चल के उस फैगोसाइटिक सेल का ये
डाइजेशन का पार्ट ना बन के उसका हिस्सा बन गई, उसका एक ऑर्गेनेल बन गई और धीरे धीरे ये फिर सेल में ऑर्गेनेल के रूप में जाना जाने लगा। तो ये है इसके पीछे की कहानी, एंडोसिम्बियंट इसलिए इसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है, एटीपी इसमें स्टोर रहती है और बहुत सारे एमिनो एसिड भी इसमें क्या होते हैं, बनते हैं और ये एटीपी ही क्या होती है, एनर्जी के रूप में पूरे सेल को यही माइटोकॉन्ड्रिया है एटीपी प्रोवाइड कराती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।